हाँ जी दोस्तों, स्टॉक स्टोरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, ये काम जरूर कर देना। भाई कई लोगों ने ना अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना। तो मेरे ख्याल इसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो रिस्की हो जाएगा काम। समझ रहे कि नहीं? तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी बात आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी किस तरह है? कल हमारी फॉरवर्ड की काफ़ी बात हुई, ठीक है? डेरिवेटिव की भी बात हुई। फिर आज हमने ये सीखना है कि फॉरवर्ड के बजाय फ्यूचर्स क्यों आए पिक्चर में, मतलब फ्यूचर्स ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। तो एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। जिस तरह ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये दो बंदे बैठे हैं। अब ये रिलायंस का शेयर देख रहे हैं मार्केट में, रिलायंस का, और उसका स्पॉट पे प्राइस देख रहे हैं 1230 रुपये। ठीक है जी, बात होगी, इतनी समझ में आ गई। स्पॉट रेट चल रहा है 1230 रुपये। ए और बी में एक शर्त लग जाती है, समझो, जिसमें ए एग्री करता है कि वो बी से रिलायंस बाय करेगा एट द रेट 1250, एट द रेट 1250, मतलब स्पॉट से थोड़ा ऊपर खरीदने के लिए वो तैयार है। और बी नेचुरल एग्री करता है कि बी रिलायंस का शेयर 1250 पे ए को बेचेगा। अब इसमें जो ए है उसका जो माइंडसेट है वो ये होता है कि उसे लग रहा होता है कि हाँ, मैं टाइम भी स्पेसिफाई कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा। मतलब ये शर्त जड़ी है, इसका जो सेटलमेंट है वो 2 मंथ्स के एंड पे किया जाएगा, मतलब 2 मंथ्स के एंड पे ये होगा। अब बात दोबारा शुरू करते हैं। ए को ये लग रहा होता है कि ए का शेयर, जो रिलायंस का शेयर है, वो 1250 से काफ़ी ऊपर चला जाएगा। बी ये सोच रहा होता है कि नहीं भाई, 1250 से तो नीचे ही रहेगा, तो शर्त लगाने में उसे फ़ायदा लगता है। और जो क्वांटिटी वो रखते हैं, वो रखते हैं 500 शेयर। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। बायर आपको ए दिख रहा है, सेलर आपको बी दिख रहा है, और ये इसका अंडरलाइंग एसेट है, रिलायंस का शेयर, और ये इसका डेरिवेटिव है। इसका प्राइस कितना? 1250। अब 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद रिलायंस का स्पॉट मार्केट में रेट होता है 1350 रुपये। तो नेचुरल है ये काफ़ी खुश कि भाई बी, लाओ रिलायंस दो मुझे 1250 में, हमारी बात हुई थी। बी कहेगा कौन सी बात हुई थी भाई, मैंने तो ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। तो कल भी हमने इसमें बात की थी, इसमें काउंटर पार्टी रिस्क है। अब देखो ए को यहाँ सीधा सीधा फायदा होने वाला, 100 रुपये पर शेयर, 500 शेयर है, 50,000 रुपये ए को सीधा सीधा प्रॉफिट होने वाला। पर अगर बी डिफॉल्ट कर दे, काउंटर पार्टी इज द बी इज द काउंटर पार्टी, काउंटर पार्टी मतलब ऑपोजिट पार्टी, अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो ए का ये फायदा नहीं हो पाएगा। यही तो रिस्क है बेटा फॉरवर्ड में ना। आप दो पार्टियां, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, और अगर कोई एक मुकर गया तो मिलेगा क्या? सिर्फ तारीख सर, सिर्फ तारीख। प्रॉफिट तो भूल ही जाए, तारीख मिलेगी आपको। आप उस पर केस को चलाते रहेंगे, बस इतना ही हो पाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये सारा हमने कल भी किया था। अब ये भी फॉरवर्ड का एग्जांपल था, मैंने रिस्क आपको दिखा दिया। चलो मान लो बी अच्छा बंदा है, वो हो सकता है कि हाँ जी शेयर्स दे दे या ये डिफरेंस दे दे। पर अगर बी मुकर गया तो करोगे क्या? करना क्या है सर? आगे पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इससे कैसे अलग है वो आज हम जानने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर एग्रीमेंट इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ फॉरवर्ड। इम्प्रोवाइज्ड मतलब कि जहां हम कहते हैं ना कि कुछ जो पिछले वर्जन में जैसे कमियां थी उसे दूर किया जाता है इम्प्रोवाइज करके, नया कुछ। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिजाइंड इन सच अ वे इट रिटेन्स द कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। कहता है जो ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर है फॉरवर्ड का, मतलब वन पार्टी इज बायर अदर पार्टी सेलर, वो रहेगा, वो रिटेन रखेंगे, वो पहचान बनी रहेगी। बट इट एलिमिनेट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरवर्ड मार्केट। पर कहता है जो फॉरवर्ड मार्केट में रिस्क है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बी मुकर सकता है और मिलनी सिर्फ तारीख है, फिर समझे कि नहीं, उस चीज को दूर किया जाएगा फ्यूचर के जरिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ लिखा गया। जिस तरह कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिमिक्स द अंडरलाइन। मिमिक्री तो आप समझ ही रहे होंगे, थोड़ी बहुत की भी गई थी, समझ रहे कि नहीं?
खोने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ मिमिक करके इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये शर्त लगा रहे थे कि हाँ भाई 1230 पे है तो 2 महीने बाद 1250 पे ले लियो मेरे से। मान लो उस वक्त इनकी बात नहीं बनती, ए और बी फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद, रिलायंस का शेयर मार्केट में चल ही रहा, उसका स्पॉट रेट हो चुका 1245। ए फिर को कहता, ए फिर बी को कहता हाँ भाई लगानी है शर्त, करना है एग्रीमेंट, बाय करूंगा मैं तेरे से रिलायंस 1250 पे। बी कहता ला, अब 1250 पे थोड़ा ना, 1245 पे तो वो आ ही रखा। ये अंडरलाइंग एसेट रिलायंस का शेयर है स्पॉट मार्केट में, तो जो इसका डेरिवेटिव है फॉरवर्ड, वो अपनी गाइडेंस इससे लेता है। अब हो सकता है बी गए शर्त तो लगेगी, पर 1250 पे नहीं, कितने पे, 1270 से। इससे आपको क्या सीख लेनी है कि जब स्पॉट मार्केट और जो ये डेरिवेटिव मार्केट है, स्पॉट मार्केट में आपका असली एसेट पड़ा है, तो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू उससे खींचता है। अगर कोई चीज 1200 की है स्पॉट पे, हो सकता है उसका डेरिवेटिव 1220 पे बिक रहा हो। जब वो चीज मार्केट में ही 1250 की हो गई, तो उसका डेरिवेटिव भी हो सकता है 1270 पे चले। तो ये चीज मिमिक का मतलब ये है, द फ्यूचर प्राइस मिमिक्स द एसेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अंडरलाइंग। फॉर एग्जाम्पल कहता है अगर गोल्ड एसेट है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एज एन एसेट कैन हैव गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। थिंक ऑफ अंडरलाइंग एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समवट ट्विन सिबलिंग, मतलब जुड़वा, जुड़वा है, मतलब जुड़वा भाई है समझो। मतलब कि अगर आप यहाँ रिलायंस को स्पॉट में देख रहे हैं, तो ये उसका जुड़वा भाई है, तो तकरीबन वो उसके जैसे ही होता है ना जुड़वा भाई, तो जो प्राइस भी होगा उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। ऐसा कहने का मतलब है अभी तक का। और आगे बढ़ते हैं। वट एवर दी अंडरलाइंग एसेट डज, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट करेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा ही करेगा। अगर प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ हमने देखा प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऊपर गया, तो प्राइस ऑफ द फ्यूचर भी ऊपर जाएगा। लाइकवाइज अगर अंडरलाइंग एसेट नीचे आ गया, तो प्राइस ऑफ फ्यूचर भी नीचे जाएगा। तो बंदा अभी तक देख रहा है कि सर ये तो फिर जैसे फॉरवर्ड था वैसी ही बातें करी जा रहे हैं आप, तो ये रिस्क रुस्क कैसे दूर करोगे, मैं बता रहा हूँ बेटा, सब ला रहा हूँ। अब आपको पहले ना रफ में समझा दूं थोड़ा सा, फिर वहां से पढ़ेंगे। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। मतलब कि ये ए और बी आपस में बैठ के शर्त नहीं लगाएंगे, ये शर्त अब लगेगी एनएससी बीएससी पे। जहां आप रिलायंस के फ्यूचर को खरीदेंगे, कोई दूसरी पार्टी रिलायंस के फ्यूचर को सेल कर रही होगी उस वक्त, उस दूसरी पार्टी का आपको नाम अता पता कुछ नहीं पता होगा, पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे होगी। तो उस वजह से जो डिफॉल्ट रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपका फायदा हुआ तो आपको पैसे बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसका नुकसान होगा वो उस नुकसान से बच ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब ये ट्रांजैक्शन होने वाली है, कहने का मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो अब इसमें जब स्टॉक एक्सचेंजेस में बात गई तो थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी। जैसे सपोज मान लो रिलायंस है, स्पॉट रेट है 1230, अब मैं रिलायंस के फ्यूचर खरीदना चाहता हूँ, फ्यूचर में प्राइस आ रहा है 1240। समझ गए ना, ये स्पॉट मार्केट, ये फ्यूचर। अब ये 100 शेयर का होगा, 200 शेयर का फ्यूचर खरीदा जाएगा, कितने यूनिट होंगे ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा। आपको मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा। तो अगर एक लॉट का मतलब 400 शेयर हुआ, तो आपको 400 यूनिट आएंगे। इसे पढ़ते हैं अब थोड़ा ताकि क्लियर हो। फ्यूचर इज स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट वेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीमेंट इज प्री डिटर्मिन्ड। लॉट साइज इज वन सच पैरामीटर। लॉट साइज स्पेसिफाई मिनिमम क्वांटिटी जो आपको फ्यूचर में ट्रांजैक्ट करनी पड़ेगी, मतलब एक लॉट से कम में काम यहां नहीं होता। लॉट साइज वेरी फ्रॉम एसेट टू एसेट। मैंने कुछ कंपनियों के लॉट साइज आपके लिए यहाँ रखे। जैसे एसीसी सीमेंट है, काफी बड़ी कंपनी है, 400 का लॉट साइज है। अप्रैल मई और जून, इसके बारे में बताता हूँ कि ये लॉजिक क्या है, अप्रैल मई जून क्या है। अदानी है, उनका 4000 का लॉट साइज है, सस्ता शेयर है तो ज्यादा लॉट होगा। थोड़ा और नाम देखते थोड़े, यहाँ देखें, एच डी एफ सी आ गया, एच डी एफ सी बैंक है, 500 का लॉट साइज है। एच डी एफ सी लिमिटेड है, वो दूसरे वाला लोन देने वाला, उसका 250 का लॉट साइज है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लॉट साइज का मतलब क्या है। सर ये देखिए, जैसे ये रिलायंस का स्पॉट रेट है, ये रिलायंस का फ्यूचर में प्राइस आ रहा है, आप रिलायंस के फ्यूचर को लॉन्ग करना चाहते हैं, कर दें। मिनिमम आपको एक लॉट उठाना पड़ेगा, कितना, एक लॉट। एक लॉट में कितने यूनिट है इसके, 400। तो भाई देखो, मान लो हमने यहाँ लॉन्ग कर दिया,
और अगर आप कहें कि नहीं सर 400 तो बहुत ज़्यादा, मैं तो सिर्फ 100 शेयर करना चाहता था, ऐसा अलाउड नहीं है। एक्सचेंज फिक्स करता है लॉट साइज को, आपको मानना पड़ेगा। अब मान लो आपने 1230 पे जब स्पॉट मार्केट में चल रहा था, उस वक्त रिलायंस के फ्यूचर को लॉन्ग किया इतने पे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर पैसा इसके लिए कितना देना है, सब बताऊंगा बेटा, आराम से चलो। अभी देखो सी हुआ क्या, आपने एक लॉट क्या कर दिया लॉन्ग, उधर कोई और दूसरा बैठा होगा उसने सेल किया, आप दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, आपने अपने ऐप पे जाके ट्रेड किया कि मेरे को रिलायंस फ्यूचर बाय करना, रेट आ गया आपने बाय कर लिया, दूसरे ने किसी ने सेल कर दिया। पर ऐसा जबरदस्त सिस्टम है कि किसी तरह का नुक्स मतलब कि काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि जब आपका फायदा हुआ तो वो पैसा आपको गारंटी से मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि रिलायंस 1230 पे था उस वक्त, थोड़ी देर बाद मतलब एक दो दिन बाद ही रिलायंस का स्पॉट मार्केट में रेट हो गया है मान लीजिए 1260, और वही रिलायंस का फ्यूचर, जिस तरह आपको पता है कि ये अंडरलाइंग है, तो फ्यूचर जो कि डेरिवेटिव है वो अब 1275 पे है। तो बेटा देखो कितना फायदा होने वाला आपका, आपने 1240 रुपए पे रिलायंस फ्यूचर को खरीदा था, अब कितने के भाव दिखा रहा है 1275, निकल जाओ स्क्वायर ऑफ कर लो, 1275 पे बेच दो इसे, माइनस कितना 1240, कितने रुपए आए 35 रुपए, कितने लॉट थे सर एक लॉट था, 400 यूनिट एक लॉट में, 35 × 4 14,000 रुपए कमा लिए बेटा आपने, 14,000 रुपए का फायदा हो गया आपको। ऐसे काम होता है फ्यूचर में, मतलब आपको एक्सचेंज ट्रेडिंग करवाएगा, इसके अंदर आपको लॉट साइज मानने पड़ेंगे, आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। ये आप ओटीसी मोड में बात नहीं कर रहे कि ए और बी आमने सामने बैठे हैं तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, नहीं नहीं, एक्सचेंज फिक्स करेगा इस चीज को। अब आपके मन में आ रहा होगा सर माया, माया कितनी लगेगी इसमें, सर माया तो जबरदस्त चाहिए। बताते हैं कि फिर भी एक आइडिया देते हैं आपको, जैसे ये आप ए थे ये बी था, आपने रिलायंस को किया था लॉन्ग, अब हाँ, अब बी ना लिखे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं होता कि वो दूसरा कौन था, बस वो कोई था, वो कोई भी हो सकता है, कहीं दूर बैठा हो सकता है, बस कोई था इनमें से, उसने सेल किया था। अब क्या किया था तुमने, वापस आओ पूरा पूरा दोबारा समझेंगे अच्छे से। सर 1240 पे रिलायंस का फ्यूचर लॉन्ग किया था, 1240 पे एक लॉट उठाया था, एक लॉट का मतलब होता है 400, 1240 × 400, पूरा हिसाब लगाया जाए सर, 1240 × 400, सर ये तो 4,96,000 बन रहा है, क्या हमें इतने पैसे देने होंगे बेटा, फिर तो आप कैश मार्केट में डिलीवरी वाली बात ही करने लग गए। अब कैश मार्केट में नहीं बैठे हैं, आप फ्यूचर में बैठे हैं, आपको एक पैसा देना होगा, एक रकम देनी होगी जिसपे मेरे हिसाब से तो पूरी डिटेल्ड वीडियो बनेगी मार्जिन पे। पर मैं क्या बच्चे यार, फिर बच्चों के वो थॉट्स कि ये भी बताओ ये भी बताओ, लोग तो कहते हैं बड़ा कम बताना चाहिए, पर हमें पता है हमारे बच्चों को तो ज्यादा ही सुनने की आदत है कि और बताओ और बताओ। तो 496,000 नहीं मांगेंगे आपसे, तकरीबन कह लो इसका 20% 25% तकरीबन आपसे मांगा जा सकता है, जिसे हम मार्जिन मनी कहते हैं। तो ये आ गया सर, आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, वॉलेटिलिटी समझ तो ना, हलचल बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में, तो ये 25-30% भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर टू ब्रोकर एज वेल एज द गाइडलाइंस इम्पोज्ड बाय द एक्सचेंजेस। तो आप 1/3 लगा लो यार, 30% से ऊपर तो नहीं जाएगा कभी, ठीक है जी, डिपेंडिंग कभी कभी जा भी सकता है। तो आपको 99,200 चाहिए होंगे इस ट्रेड की शुरुआत करने के लिए, कम से कम 1 लाख रुपया आपने मान लो लगाया, तो एक लॉट आया, उस एक लॉट को आपने बाय किया 1240 पे, इसमें आप 12 इतने पैसे रख के अब इसको कितनी देर रख सकते हो, ये भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इससे अभी कितनी देर तक चलेगा। 2 मिनट दो, पहले दोबारा रिवीजन कर लें। 1240 पे हमने एक लॉट खरीदा, लॉन्ग किया फ्यूचर का, रिलायंस में अच्छी तेजी दिखाई, फ्यूचर के प्राइस भी ऊपर आ गए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉट मार्केट में बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, वो उसे मिमिक करता है, ये सीखा हमने। तो भाई मैंने 14,000 रुपये कमा लिए, और ये ट्रेड बेटा जी जे अगर ऐसा टारगेट आना हो तो कई बार सेम दिन में भी आ जाता है। और रही बात कि कितनी देर आप रख सकते हैं, सो नॉर्मली क्या होता है, ये देखो जो लॉट साइज भी दिए हो ना, इसी बहाने वो लॉजिक भी क्लियर करूं कि लॉट साइज आपको अप्रैल मई और जून के दे रखे। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर 3 सीरीज में ट्रेडिंग चल रही होती है, जैसे फ्यूचर मार्केट हम सीरीज बोलते हैं, अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा मई, उसके बाद क्या अभी जून। तो भाई अगर आपने ये जो रिलायंस का फ्यूचर उठाया था
जैसे मार्केट में बात होती है ना, रिलायंस का अप्रैल फ्यूचर था, RIL का अप्रैल फ्यूचर, तो ये अप्रैल में एंड में एक्सपायर हो जाएगा। वीकली भी आते हैं कुछ एज ए प्रोडक्ट हैं जो वीकली एक्सपायर होते हैं, पर अभी मैं मंथली में ही बात कर रहा हूँ बेटा, प्लीज मेरी बात का पूरा मतलब समझना, मंथली बात कर रहा हूँ। अप्रैल के एंड में एक्सपायरी होगी नॉर्मली, ज्यादातर फ्यूचर्स अप्रैल में, जो अप्रैल सीरीज है लास्ट थर्सडे पे एक्सपायर होगा। मतलब आप अपनी इस पोजीशन को काफी लंबे समय के लिए कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे इंट्राडे को थोड़े ज्यादा देर चलाना हो तो उसे फ्यूचर ही कहते हैं। अब देखो, अगर वो सच में पूरे 400 शेयर खरीदता तो इतने पैसे लग जाने थे। अब उसने 20% पैसा डाला और अपनी पोजीशन को, अगर अप्रैल की सीरीज में शुरू में ही आपने पोजीशन बना ली हो, तो हमारी मार्केट जो है वो 5 डेज अ वीक है। सैटरडे संडे का कोई सीन नहीं है। यहाँ कोई सिलेबस नहीं खत्म कराने होते कि सैटरडे संडे को भी बुला लें, ऐसा नहीं होता यहाँ पे कभी भी, समझे कि नहीं। बाकी और छुट्टियां भी आ जाती हैं, तो अराउंड हमारे पास 20 के करीब ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 18-20 ट्रेडिंग सेशन हमारे निकल आते हैं। तो अगर आप सीरीज के शुरू में पोजीशन बना लें तो इतने पैसे इन्वेस्ट करके आप इतनी की मूवमेंट इंजॉय कर सकते हो। मतलब कि पूरा ट्रेड अगर आप डिलीवरी लेके कैश मार्केट में करते तो इतने पैसे लगने थे, फ्यूचर में आपने इतना पैसा डाला और अपना आराम से बैठ गए। हाँ, टारगेट आते ही निकल जाना। फिर अगर आपने मई सीरीज में पोजीशन बनाई तो नेचुरल मई के एंड पे एक्सपायर होगी। जून सीरीज में पोजीशन बनाई तो जून के एंड पे एक्सपायर होगी। फिर एक्सपायरी में क्या होता है, फिर अगर इसमें यहाँ जाएं तो मार्जिन कैसा होगा, वहां जाएं तो मार्जिन कैसा होगा, वो सब बातें बताऊंगा बेटा। पर पहले आप इतना समझो कि फ्यूचर में काम करते वक्त आपको पूरा पैसा नहीं लगाना होता, एक सर्टेन परसेंटेज लगानी होती है, जो लॉट साइज के ऊपर लगा के पता चलता है कि कितने परसेंट होगा। और फ्यूचर की एक अपनी सीरीज होती है, मंथली वीकली सीरीज आती है, हमने मंथली में बात करनी है अभी। और मंथली सीरीज की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे पे हो जाती होती है। उस दिन छुट्टी पड़ रही हो तो एक दिन पहले हो जाती है। तो इसमें आप पैसा लगा के एक बड़ी मूवमेंट जड़ी है वो इंजॉय कर सकते हो। पर सर ये रिस्की चीज है, मैं ये बता दूं, पैसा डूब भी जाता है। कैसे? मान लो आपने रिलायंस को 1240 पे लॉन्ग किया हुआ, RIL फ्यूचर अप्रैल का लॉन्ग है यहाँ, आपके 4-5 दिन हुए हैं अभी लॉन्ग किए और आपकी पोजीशन है इस फ्यूचर में, और रिलायंस आ गया है जी 1180 पे स्पॉट मार्केट में, और आगे भी मंदी छाई हुई है। तो अभी क्या होता है कि जिस तरह हमने कहा था कि जो रिलायंस का फ्यूचर होगा वो इस प्राइस को मिमिक करेगा, इसको कॉपी करेगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा वो इससे ऊपर ही जाए। जब हमारा प्राइस फ्यूचर का स्पॉट से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। और अगर रिलायंस का फ्यूचर यहाँ, RIL का फ्यूचर यहाँ स्पॉट से नीचे दिखाई दे, मान लो 1170, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट पे कोट हो रहा है। बेटा शर्त लग रही है ना खरीदने बेचने की, अगर मंदी छाई हुई है तो रेट कम ही लगेगा, एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है तो रेट ज्यादा ही लगेगा। तो बेटा बंदे का यहाँ हो जाता है बुरा हाल। 1240 पे लॉन्ग किया, 1170 का हो गया। अगर आज निकले 1240 में से 1170 निकाल दो बेटा, 70 रुपए गवा दिए बैठे बैठे, 70 रुपए यहाँ गवा चुके हैं। 400 का लॉट है, 28,000 रुपए का नुकसान करवा लिया बेटा आपने। तो इन सब चीजों में देखो तब उतरे जब आपके पास पैसा अच्छा है। पहली बात तो पैसा अच्छा चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों समझते हो, ठीक है। तो नहीं तो एक कहावत है पुरानी कि फ्यूचर्स उसके लिए होते हैं, ध्यान से सुनना, फ्यूचर्स उसके लिए होते हैं जिसका पास्ट पहले अच्छा रहा हो, जिसका माल हो, थोड़ा पैसा हो, वो बंदा इसमें आता है। नया बंदा ज्यादा नुकसान करा लें तो हमेशा के लिए शेयर मार्केट को ही छोड़ देता है और फिर जाके FD में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो इसलिए समझे हर चीज को। नो डाउट आप अर्न करने लगेंगे आगे, या आप में से कई दोस्त जो अर्न कर ही रहे हैं, समझ के प्रैक्टिस करके फिर इनमें आ सकते हैं। नो डाउट बहुत एक्साइटिंग है ये सब, ठीक है जी। तो मैंने फ्यूचर में आपको थोड़ा बताया कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन है और पढ़ें। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हमने यहाँ देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा मतलब था कि जो लॉट साइज है ना वो एक्सचेंज नहीं करना है। काउंटर पार्टी रिस्क कैसे कवर हो गया मैं वो भी यहाँ बता देना चाहूंगा। जब मार्जिन रखवा लिए, ये देखो ये मार्जिन रखवा लिया आपसे कितना, 99 200 का, अब आपका 28,000 रुपए का नुकसान यहाँ तक हो रहा है। तो
कल जब हम मार्जिन अकाउंट के बारे में और डिस्कशन करेंगे तो आपने 99,200 डाला होता है, ऑटोमेटिकली उसमें से 28,000 माइनस हो जाता होता इस वक्त तक। मतलब कि वो ही दिखा देते हैं कि बेटा देखो आपने इतने पैसे दिए थे, अभी तक जहां पहुंचे हो इतना नुकसान तुम्हारा हो चुका है, अभी निकलना है तो बाकी के पैसे दे देते हैं, और इंजॉय करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जिस बंदे का नुकसान हो रहा है वो ये कह ही नहीं सकता कि मैं पैसे नहीं देता, पैसे तो भाई पहले ले लिए, मार्जिन तो पहले रखवा लिया जैसे इंट्राडे में रखवा लेते हैं। इसलिए इसमें काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मतलब जो नुकसान होगा उसको आप स्केप नहीं कर सकते। और आगे बढ़ते हैं, ये तो लॉट दिए हुए हैं। जैसे छोटे छोटे शेयर है ना, जिस तरह अशोक लेलैंड मैंने दिखाया था पीछे आपको, 8,000 का लॉट है भाई, फिर 40-50 रुपए वाला शेयर है ना। अब आप सोचो, अशोक लेलैंड पे एक एग्जांपल ले लें। अब मान लो हमारे पास अशोक लेलैंड 40 रुपए पे हो फ्यूचर में, 8,000 का लॉट है, 8,000 का लॉट हो गया, 3,20,000 रुपए होगी वैल्यू। हमें मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी, कुछ मार्जिन डालना पड़ेगा, मान ले 30%, 96,000 रखेंगे। और 40 से मान लो शेयर, पहले अच्छे ही सोचते हैं, 45 रुपए हो गया बेटा कुछ ही दिनों में। आपने देखो पूरे 320 की माल बनता है, माल 320 का बनता है, लगाए कितने, 96,000। सिर्फ मार्जिन लगाना है जो फ्यूचर में हो, कैश में शेयर खरीद नहीं रहे, सिर्फ उसका डेरिवेटिव लॉन्ग कर रहे हैं। अब 45 का हो गया, 40 पे खरीदा, 45 का हो गया, 5 रुपए आए इंटू 8,000, बेटा 40,000 रुपए कमा लिया आपने बैठे बैठे। बिल्कुल पॉसिबल है, बड़े बड़े लोग ऐसे ही तो कमाते हैं बेटा, यही तो सीक्रेट है। ये हमारी तरह थोड़ी ना भाई, इनके पास तो बहुत बहुत पैसा है। ये तो एक लॉट है, अगर 15 लॉट लगाए हो तो देखो क्या बन रहा है, टेक्निकल्स देख के, फंडामेंटल देख के, प्राइस देख के। अब 8,000 शेयर थे, वैसे खरीदते तो 320 लगने थे, फ्यूचर में लगा एक परसेंटेज के हिसाब से 96,000। अब जब मैं 15 लॉट लगा दूं तो 15 लॉट का मतलब हो जाता है 1,20,000 शेयर। कैपिटल मेरी लगेगी 30%, जो इनकी वैल्यू बनती होगी उसका 30-40% के आसपास, रिटर्न पूरी। पर बेटा अगर पिटाई हो गई, नीचे आ गए तो नुकसान भी पूरा, ध्यान ये रखना। इसलिए सीखना मार्केट को बहुत जरूरी है, तो आप ये जोखिम उठा सकते हैं। ऐसे निकलेंगे तो घर बर्बाद करके वापस आएंगे। और आगे बढ़े, देन लॉट साइज के बाद लिखा है जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेबल। यस, बिकॉज ये एक्सचेंज पे हैं, तो इनमें से आप कभी भी निकल सकते हैं। आपको वो सेलर ढूंढना नहीं पड़ता जिसके साथ आपकी शर्त लगी है। आपके पास रिलायंस का फ्यूचर है जो अप्रैल के एंड तक वैलिड है, अभी 3 दिन बेते, काफी ऊपर आ गया, आप किसी और को दे दो, वो आपसे खरीद लेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज easily tradable, meaning if I get into an agreement with counterparty, unlike a forward, I need not to honor the contract till the end. मुझे एक्सपायरी डेट तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं, उस बंदे को भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ माई व्यू चेंजेस आई कैन ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट टू समवन एल्स और उससे बाहर आ जाऊं। सर देखो, फ्यूचर्स वगैरह में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उनका टारगेट तो जो होता है ना, टेक्निकल जो स्पेशल होते हैं बंदे, कई बार 15 मिनट में ही आ जाता है, 15 मिनट में। जैसे हमने वो एग्जांपल अभी लिया था अशोक लेलैंड पे, मान लो वो स्पॉट पे 40 पे और उसका फ्यूचर में रेट आ रहा है 42 रुपए, ये उसका फ्यूचर का रेट है। तो आपको लग रहा है कि यार इसमें ना 3-4 रुपए की मूवमेंट आज आ जानी है, आपने मार्केट खुलते ही उसका फ्यूचर कर दिया चक्के लॉन्ग, और कुछ मान लो जी आधा घंटा बीतता है, 15-20 मिनट बीतते हैं, इसका ये वाला प्राइस 44 रुपए हो जाता है, 10% के उछाल के साथ, फलाना CNBC वाले लगे हुए हैं, देखिए आज तो फलाना ये हो गया वो हो गया, तो 44 ये स्पॉट में हो गया। अभी आधा घंटा बीतता है, मान लो 15 मिनट बीतते हैं, बेटा आप दिमाग लो, ये अंडरलाइंग एसेट बढ़ गया तो फ्यूचर भी बढ़ेगा। जिनको समझ आएगा ना फ्यूचर भी बढ़ेगा, वो कमेंट में जरूर लिखना कि फ्यूचर भी बढ़ेगा, ये लिखना कि जब अंडरलाइंग बढ़ेगा तो फ्यूचर भी नॉर्मली बढ़ेगा, नॉर्मली बढ़ेगा, नॉर्मली जरूर लिखना ठीक है जी। तो 44 वाला हो गया जी 46.5, जबरदस्त तेजी सोच रही है मार्केट आगे भी। अब तूने यहाँ लॉन्ग किया है, ये है अप्रैल के एंड तक वैलिड, तेरे को किसने कहा भाई बैठ, निकल जा अभी, कभी बेच दे किसी और को, कह दो जी मेरे से ले लो ये 46.5, 4.5 रुपए आ गए तेरे पास एक पे, एक यूनिट पे। एक लॉट में कितने यूनिट है, 8,000,
लो जी बेटा, लो जी बेटा, 36,000 रुपए कमा लिया आपने दिन में बैठे बैठे घर पे। देख रहे हैं कि नहीं? बस फिर और ट्रेड ना करना, बहुत होता है आज का। अगले ट्रेड में इससे डबल चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना आराम से सीखो इसको, बहुत पावरफुल चीज है। हम सबके लिए एक नेचुरल है कि ये जो सीरीज चल रही है एक एसेट प्रूव हो सकती है लॉन्ग रन में। अब कभी ना कभी लाइफ में रियलाइज करोगे कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया था। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि वीडियो को पूरे एंड तक देखा करो, पूरा समझ तभी आना। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने लिखा है फ्यूचर मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड। यहाँ कोई शर्तें लगा के मुकर नहीं सकता, क्योंकि दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों से मार्जिन लिए हुए हैं, जो नुकसान होगा वो कट जाएगा। फ्यूचर मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। कोई सेबी सुबी की बात यहाँ पे आ गई है। तो इसमें कहता है जी डिफॉल्ट जो है वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब जैसे हमने बात की थी कि फॉरवर्ड की भी जो सेटलमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, जो आपको बच्चों याद आए कल वाली बात, एक तो फिजिकल सेटलमेंट है इसमें, और क्या थी, कैश सेटलमेंट। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था जो अभी 4.5 रुपए हो रहे थे, तो ये कैश सेटलमेंट ही थे, प्राइस डिफरेंस लेके निकल जो। इंडिया में तो फ्यूचर्स में, कॉमोडिटी फ्यूचर्स में जाएं तो बात लग गया, अदरवाइज कैश सेटलमेंट का ही सिस्टम है यहाँ पे। वाकई में ही कोई शेयर नहीं खरीदने वाला अशोक लेलैंड के। मतलब कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप 42 रुपए देंगे वो आपको 8,000 शेयर देगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। प्राइस डिफरेंस ही सेटल होता। मोस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड। दिस मीन्स ओनली कैश डिफरेंशियल इज पेड आउट, देयर इज नो वरी ऑफ मूविंग द फिजिकल एसेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो भाई उसके बाद इन दोनों को रिवाइज करवाते हैं थोड़ा। दो मार्केट है हमारी, फॉरवर्ड और फ्यूचर। तो इनके हमने एक कंपैरिजन रखा है यहाँ। फॉरवर्ड की ट्रेडिंग होती है ओटीसी मोड में, ए और बी आमने सामने होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग कहाँ होती है? सर स्टॉक एक्सचेंज पे। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज। ए और बी बैठे शर्त लगा रहे, कह रहे यार देखो एनएससी पे तो अशोक लेलैंड का लॉट 8,000 का है, हम दोनों भाई आपस में शर्त लाते हैं, तू भी ना मुकरी हो मैं भी ना मुकरी हूँ, 1,500 शेयर पे लगा लेते हैं। लगाओ, आमने सामने बैठे हो, समझे कि नहीं? यहाँ है स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, मेरी और आपकी नहीं चलेगी। यहाँ हाई काउंटर पार्टी रिस्क है, ए और बी में से दोनों में से कभी भी कोई भी मुकर सकता है। यहाँ कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, पहले ही उसको हेज करने के लिए इन्होंने आपसे मार्जिन ले लिया है। नॉट रेगुलेटेड, इन पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये रेगुलेटेड है। ऐसी चीजों में तो सर इंडल्ज करना खतरनाक भी हो सकता है, ये सट्टेबाजियों का कहेगा अगर आप बैठे आपस में शर्तें लगा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल है, जो कि हमने अभी देखा कि जब आपको लगे आप निकल सकते हैं। टाइम बाउंड टू जस्ट वन टाइम फ्रेम, ये वही हफ्ते बाद महीने बाद ऐसी बात करेंगे। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। सेटलमेंट इज फ्लेक्सिबल, फिजिकल और कैश, जबकि यहाँ पे सेटलमेंट कौन सी होगी? कैश वाली। तो बेटा ये था आज का वीडियो, इसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वार्म अप कर दिया गया। अब हमने और आगे भी फ्यूचर्स में थोड़ा मार्जिन पे और बात करनी है, कैसे मैसिव रिटर्न्स आती हैं, इस तरह की बातें करनी है, कंपैरिजन शीट्स देखनी है। ठीक है बेटा जी, बने रहें। वीडियो को कमेंट लाइक शेयर जबरदस्त किया करो, व्यूज को और बढ़ाओ बेटा, दिल मांगे मोर। ओके जी, बाय बाय।